आखिर कैसे एक औरत के शरीर से धीरे धीरे निकलने लगा एक पेड़। तेजीमोला के जन्म लेने से 3 हफ्ते पहले उसकी मां न्योमोली ने इतने सारे संतरे और इतने सारे चिकने बीज खा लिए थे कि उसे अपने बचपन में सुनी वे बातें याद आ गई थीं कि अगर आप गलती से बीज निगल जाते हो तो रातों रात एक पेड़ में तब्दील हो जाते हो। डर के मारे वह उस रात सो नहीं पाई और अजीब अजीब सपने उसे आते रहे कि वह अलग अलग तरह के पेड़ों में बदल गई है। सुबह उसने अपने पति धनीराम को सपनों के बारे में बताया। वह एक व्यापारी था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। धनीराम ने उसे समझाया कि उसके सपनों का कोई मतलब नहीं। यही नहीं, उसकी दाई ने यह भी कहा कि उसे सपने में हरे भरे आम और अन्य पेड़ दिखाई दिए हैं तो इसका अर्थ है कि वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और संतान सुख भोगेगी। पर दाई की बात गलत साबित हुई और बच्ची को जन्म देते ही न्योमोली की मृत्यु हो गई। बच्ची की आवन नाल काटते हुए दाई ने देखा कि वह छोटी नन्ही कलियों में बदल रही है। जब तक उसने बच्ची को नहलाया वे कलियां पूरी पत्तियों का रूप ले चुकी थी। हालांकि उसने उन्हें एक एक कर चुनना शुरू कर दिया था, पर वे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों से किसी घास की तरह उगने लगी थी। जब तक न्योमोली की पलकों को उन पत्तियों ने ढका वह मर गई, क्योंकि पत्तियों द्वारा उसके शरीर से सारे रक्त को चूस लेने के कारण वह सांस नहीं ले पा रही थी। अघोनी ने पूरी कोशिश करके उसके शरीर को साफ किया ताकि किसी को इस बारे में पता न चले और उसके बाद ही सबको बच्ची के जन्म की सूचना दी। उसने धनीराम से यह भी कहा कि क्योंकि वह न्योमोली को अपनी बहन की तरह मानती थी, इसलिए जब तक तेजीमोला शादी के योग्य नहीं हो जाती और किसी योग्य वर से उसका विवाह नहीं हो जाता वह उसकी देखभाल करना चाहेगी। असल में उसे डर था कि कहीं शिशु के शरीर में से भी पत्तियां न फूटने लगे और उसकी भी मृत्यु न हो जाए। धनीराम ने अपने घर के उसके लिए एक घर बनवा दिया ताकि वह वहां रहते हुए बच्ची की देखभाल कर सके। वैसे भी उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। तेजीमोला को सब प्यार से तेजी कहते थे। गांव वालों के जोर देने पर धनीराम ने दूसरा विवाह कर लिया ताकि तेजी को मां का प्यार मिल सके। इस बीच दाई तेजीमोला के शरीर से कम 4 बार अलग अलग तरह की पत्तियां निकाल चुकी थी। ऐसा करने के लिए वह कभी उसे हल्दी का लेप लगाती तो कभी सोयाबीन का लेप, ताकि उसे पत्तियां खींचकर निकालनी न पड़े। इस तरह के लेप लगाए जाने की वजह से तेजीमोला के रंग में लगातार निखार आता जा रहा और उसकी सौतेली मां रमोला उसे देख जहां हैरान रह जाती वहीं उसे जलन भी होती। उसका खुद का रंग काला था और तेजीमोला न सिर्फ सुंदर थी वरन उसकी आंखें भी एकदम अंडाकार थीं और पलकें घनी थीं। पर दाई को हमेशा उसकी चिंता सताए रहती थी कि कहीं उसे भी कुछ हो न जाए। 2 हफ्ते पहले लाल गर्दन वाले हरे रंग के तोते ने धनीराम के घर पर गीत गाया जब वह बाहर अपना सामान बेचने जाने के लिए सामान बांध रहा था। तोते की आवाज बहुत ही कर्कश और तेज थी जिसे सुनकर धनीराम को अपनी दूसरी पत्नी का ध्यान आ जाता, जो बहुत ही लड़ाकू किस्म की स्त्री थी। गांव में वह सबसे लड़ती रहती थी और तेजीमोला के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करती थी। उसने तोते को देखकर एक ठंडी आह भरी और उसे आश्वासन दिया कि अगले 6 महीनों की अपनी समुद्री यात्रा के दौरान वह अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर जरूर ढूंढ लेगा। पर रमोला के दिमाग में तो कोई और ही खुराफात चल रही थी। जैसे ही धनीराम अपनी यात्रा पर निकला उसी रात रमोला ने अपने तीनों बेटों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। वह दिन रात उससे घर के सारे काम करवाती और सोने के लिए एक बांस की चटाई दे देती। तेजीमोला खुशी खुशी सारे काम करती। जिस रात धनीराम घर से निकला तेजी की अंगुली में एक छोटी सी हरी पत्ती उगाई जिसे उसने तुरंत ही चंदन का लेप लगाकर हटा दिया, जिसके बारे में दाई ने उसे बताया था। वह अक्सर दाई को याद कर रो क्योंकि उसे तो माँ का प्यार उसी से मिला था। उसकी सबसे खास सहेली का विवाह तय हो गया था और जब उसने अपनी सौतेली माँ से जाने की अनुमति मांगी तो उसने उसे अपने महंगे रेशमी कपड़े भी पहनने को दिए। उसे हिचकिचाते देख रमोला ने कहा, तुम नए डिजाइन के कपड़े पहनो और अपने इन वस्त्रों के नीचे ब्लाउज भी पहनो, इससे तुम और सुंदर लगोगी। मैं तो अब ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। अपनी सहेली के विवाह में तुम खूब सज कर जाओ, पर क्या तुम अकेली वहाँ जा सकोगी? हाँ, मैं अकेली जा सकती हूँ। सुंदर कपड़ों को देखते हुए तेजीमोला ने खुशी से कहा। फाल्गुन का महीना था, ठंडी हवा चल रही, सड़क पर लाल रंग के गुड़हल के फूल बिखरे हुए थे। सहेली के घर जाते हुए तेजीमोला को लगा कि जैसे थैले में कुछ हिल रहा है। वह उसे खोलकर देखना चाहती थी, पर उसकी सौतेली माँ ने उसे इजाजत दी थी कि वह विवाह स्थल पर पहुंचकर ही थैला खोले, उससे पहले नहीं, वरना रास्ते की धूल मिट्टी से वस्त्र गंदे हो जाए। माँ के डर से तेजीमोला चुपचाप चलती रही। वह अपनी माँ के गुस्से को जानती थी। उसने अपने प्रति पहली बार जो ममता देखी थी उसे वह खोना नहीं चाहती थी। वह हर हालत में उसे खुश देखना चाहती। उसने और तेज चलना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से सहेली के घर पहुंच सके और नहाने के बाद इन वस्त्रों को पहन सके। उसने अपने थैले से धुआं निकलता नहीं देखा। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद जब उसने पहनने के लिए वस्त्रों को निकाला और देखा कि वे जगह जगह से कटे हुए हैं और कहीं कहीं से जल भी गए हैं तो वह हैरान रह गई। वह डर के मारे रोने लगी कि अब तो उसकी सौतेली माँ उसे कोई बड़ी सजा दे क्योंकि उसने उसके इतने कीमती कपड़े खराब कर दिए। उसकी सखी सोखी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तेजी, तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो। माँ को मैं ये बात कैसे समझाऊं? वह मुझे बहुत मारेगी। उन्हें सब सच बता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर सोखी ने उसे उपहार में मिले हुए अपने रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दी। पर तेजी दुखी थी और ये बात भी उसे रुला रही कि सोखी उससे दूर चली जाए, जिसके साथ वह अब तक अपने सारे दुख सुख बांटती आई थी।
फिर जिसका तेजी को डर था वही हुआ। उसकी माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने तेजी के लंबे बालों को खींचा और उसे मारने लगी। सजा के रूप में उसने तेजी से भीगे हुए चावलों को पीसने के लिए कहा। तेजी मोला बहुत रोई कि उसने सचमुच वस्त्र नहीं फाड़े हैं, पर रमोला नहीं मानी। वह तो कब से तेजी को मारना चाहती थी और अब इस सुनहरे अवसर को वह गंवाना नहीं चाहती, खासकर जब उसके पिता भी घर पर नहीं थे। तेजी मोला रोते रोते बोली, माँ, तुमने मेरे दोनों हाथों को आहत कर दिया है, मुझे जाने दो। रमोला ने उससे कहा कि वह अपने सिर से चावल पीसे और फिर लकड़ी के डंडे से उसका सिर ही तोड़ दिया। रमोला ने उसके शव को पिछवाड़े में दबा दिया। जैसे ही रमोला वहां से हटी, तेजी मोला का मांस धीरे धीरे फूटकर कद्दू की एक बेल में बदल गया। उसकी वाहिकाओं ने मिट्टी से रक्त चूस लिया और उससे पौधे का पोषण होने लगा। पत्तियों, टहनियों और जड़ों ने तेजी मोला की आत्मा को सुरक्षित रखा। दोपहर में जब ठंडी हवा बह रही होती तो पिछवाड़े में खड़ा कद्दू का पौधा गीत गाता और अपने फूलों की खुशबू बिखेरता रहता। जब पड़ोसियों ने तेजी मोला के बारे में पूछा तो रमोला ने कहा कि वह अपनी सहेली के घर गई, कुछ महीनों बाद वापस आ जाएगी। अपने अपराध बोध की वजह से शायद रमोला पिछवाड़े में जाती ही नहीं थी। एक दिन एक दुबली पतली स्त्री उससे भीख मांगने आई और कद्दू की मांग की। रमोला उसकी बात सुन हैरान रह गई। वह उस पर चिल्लाई, तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तो हफ्तों से कद्दू नहीं पकाया है, यहाँ तक कि रोहू मछली के साथ खाने के लिए भी नहीं। मैंने अपने बेटे को आज ही बाजार भेजा है कि वह कहीं से अच्छा कद्दू ले आए, पर तुमने कहां से मेरे घर में कद्दू देख लिया? मैं झूठ नहीं बोल रही, आप इस घर की मालकिन हैं और अगर आप मुझे कद्दू नहीं देना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। उसने बहुत सम्मान से रमोला के सामने अपनी बात रखी। स्त्री जाने को मुड़ी। रमोला हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने कद्दू कहाँ देखा है, पर अगर ऐसा है तो खुद ही जाकर ले लो। कुछ क्षण बाद वह स्त्री चिल्लाती और रोती हुई वापस आई और बेहोश हो गई। रमोला के तो जैसे होश ही उड़। बड़बड़ाती हुई वह अंदर गई और पानी लाकर उस स्त्री पर छिड़का। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुमने क्या देखा? होश आने पर स्त्री ने अपनी घबराई हुई नजरें चारों ओर घुमाई। वह अभी भी कांप रही थी। उस बेल में भूत है। वह कहती है कि वह तेजी मोला है और उसकी सौतेली माँ ने रेशमी वस्त्र खराब हो जाने की वजह से उसकी हत्या कर दी है। वो कौन है? ये सुन रमोला बरामदे में इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसे डर लग रहा था क्योंकि पड़ोसी अक्सर उससे पूछते ही रहते थे कि तेजी मोला अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अचानक उसके मन में एक विचार कौन था, आखिर वह एक बेल ही है। वह तो मर चुकी है। वह एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर पिछवाड़े में गई और बेल से सटकर खड़ी हो गई ताकि गाना सुन सके। उसने सुना कोई विवाह के समय गाए जाने वाला विदाई गीत गा रहा है। तुरंत उसने बेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पौधे के कोमल बीज चारों ओर बिखर गए। उनका रस उसके सफेद कपड़ों पर पड़ा तो निशान बन गए। वह बुरी तरह से हाँफ रही थी और उसके माथे से पसीना बह रहा था। उस पर 3045 फूल थे जिन्हें वह एक एक करके चुनने लगे। पहले अकेले, फिर अपने दोनों बेटों की सहायता से जो तब तक घर लौट आए थे। बड़ा बेटा जो कद्दू लेने गया था अभी तक नहीं लौटा था। उन तीनों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदकर उस पौधे को बगीचे के एक एकांत कोने में दबा दिया। इस बार जहाँ इस पौधे की पत्तियां, टहनियां, बीज, जड़ आदि दबाए गए थे, वहाँ पर आम के फल जैसा पौधा उगाया। कुछ हफ्तों बाद गांव के कुछ गाय चराने वाले रमोला के पास पके हुए आम मांगने आए, पर उसने उनकी बात नहीं सुनी और नारियल कसने बैठ गई। तभी एक एक कर आम धरती पर गिरने लगे। एक आम वहां बैठकर किसी बच्चे की तरह रोने लगा। फिर जब धनीराम गांव लौटा तब तक शरद ऋतु आ चुकी थी। सरसों के खेतों में खिले नन्हे पीले फूलों की तरह करोड़ों तारे टिमटिमा रहे थे। असम के एक सुदूर बसे गांव में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी जो उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर लगा था। मेहनती व बलिष्ठ कदकाठी का वह आदमी बड़ों के पैर छूता था, अपनी माँ की बात सुनता था और अपनी दादी की सिलबट्टे पर चूना सहित पान पीसने में मदद करता था। उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं थी। वह रोज नहाता था, इसलिए उसका शरीर चमकता रहता था। नाव धनीराम के गांव के करीब पहुंच रही थी। बहते पानी की आवाज पैदा हो रही थी जो किसी गीत की तरह लग रही थी। वह अपने साथ बहुत तरह का सामान लाया था। तभी उसकी नजर पानी में खिले कमल पर गई। ऐसा कमल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने कहा, इसे मैं अपनी बेटी के लिए तोड़ूंगा क्योंकि मेरी सुंदर बेटी इस तरह का फूल पाने की ही हकदार है। जैसे ही धनीराम उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वह कमल अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा जिसमें वह चूहे, अंगार और अपनी सखी के विवाह की बात कर रहा था। तेजी मोला केवल एक ही बार गा सकती थी, इसलिए उसकी बात पर विश्वास न करते हुए जब वह कमल को उखाड़कर फेंकने लगा तो वह ऐसा न करने की प्रार्थना करने लगा। जब उसे तोड़ा जाने लगा तो अचानक उसने देखा कि उस फूल ने अपनी हथेलियां खोल ली हैं। उसने एक हाथ में पान का नया पत्ता लिया और दूसरे हाथ में चबाया हुआ पान का पत्ता और बोला, अगर तुम वास्तव में तेजी मोला हो तो तुम चातक पक्षी में बदल जाओगी और मेरे दाएं हाथ में रखे चबाए हुए पान के पत्ते पर चोंच मारोगी। अगर तुम कोई भूत हो जो मुझे छलने की कोशिश कर रहा है तो तुम मेरे बाएं हाथ में रखे ताजे पान के पत्ते पर चोंच मारोगी। मेरे आदेश का पालन करने में दैवी शक्तियां तुम्हारी मदद करेंगी। हवा अचानक बहते बहते रुक गई। ऐसा लगा कि कमल सांस ले रहा है। जब दोपहर को वह घर पहुंचा तो साथ में पिंजरे में एक चातक पक्षी भी उसके साथ था। रमोला ने उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। धनीराम ने जब तेजी मोला के बारे में पूछा तो वह जोर जोर से रोने लगी और बोली कि जब वह अपनी सहेली के विवाह में गई थी तो वहीं से एक आदमी के साथ भाग गई। उसने शर्म के मारे यह बात किसी को नहीं बताई है। उसके तीनों बेटों ने कहा कि उन्होंने तेजी मोला को जगह जगह ढूंढा
ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। यह सुन धनी राम एक लाल बॉर्डर वाला वस्त्र लेकर पिंजरे के पास गया और तेजी मोला से कहा, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने असली रूप में आओ और इस वस्त्र को पहनो। धनी राम ने रमोला को उसके बेटों सहित घर से निकाल दिया। 1 महीने बाद गांव वाले ऐसी भव्य शादी में शामिल हुए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की। रमोला को उसके बाद किसी ने नहीं देखा। हालांकि गांव के बाहरी हिस्से में रहते हुए तीनों बेटे तेजी मोला के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहे पर कभी सफल नहीं हुए। तेजी मोला अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती रही।